नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं VSS न्यूज। पिछले कई दिनों से हम एक मुद्दे को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और आपका प्यार भी हमें लगातार मिलता जा रहा है। सारे वीडियो पे आपका कमेंट्स आता है कि सर आप STET का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं। हम लगातार उन मुद्दे को उठा रहे हैं, लगातार उन अभ्यर्थियों की बात सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहनाम ये भी है कि सर मैं लड़की हूँ, बाहर में पढ़ाई लिखाई कर रही हूँ, नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, नौकरी भी मैंने पा लिया मगर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहनाम आता है कि हमारी उम्र भी ख़त्म हो गई है, ये आखिरी उम्र थी और हमने फॉर्म फिलअप किया था, हमारा पढ़ाई लिखाई कामयाब हुआ, हमें नौकरी भी मिली, मगर सरकार की इन खोखली नीतियों की वजह से अभी तक हमारा जो नौकरी है सरकार के कब्जों में है। बहुत तरह के लोग हैं, अपने अपने राय विचार कर रहे हैं, तरह तरह के बात उठा रहे हैं, मगर इन सारे मुद्दे को अगर कोई उठा रहा है तो वो है अनिल सर। क्योंकि लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से अनिल सर के तमाम वादों को दिखा रहे हैं। वो जो तमाम लोगों की आवाज़ बनकर एक लौता इंसान उठा हुआ है, वो उन तमाम लोगों का हौसला भी अफजाई कर रहा है। सर क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको तहे दिल से शुक्रिया कि महोदय कि आपने मेरा मुद्दा उठाया। आपने बिल्कुल सही बोला। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र फॉर्म भरते समय मात्र 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना बच रहे थे और माननीय उच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया था कि आप उम्र बढ़ाइए, और उम्र बढ़ा करके ये एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें 48 साल उम्र सीमा है। 48 साल, अब 48 साल, अब उम्र खत्म हो गया। मान लिया कि आप चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे, आप कैसे उनको समावेश कर पाएंगे बताइए ना। आपको तो विज्ञापन के आधार पे ना लोगों ने फॉर्म भरा था, विज्ञापन के आधार पे ना सब लोगों ने आप 500 रुपये जमा किए थे, 3 साल का इंतजार किया, आप अचानक से उसको कैसे बदल सकते हैं बताइए ना। यही तो सवाल है मेरा, यही तो सवाल है मेरा। तो बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत सारे ऐसे महिला अभ्यर्थी हैं जो पटना में कई सालों से तैयारी कर रही हैं और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। ये कैसा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है। बेटियां पढ़ेंगी, नौकरी नहीं लगे, बताइए बेटियां बचेंगी क्या? पढ़ने से केवल हो जाएगा? अगर रोजी रोजगार के मसले पर अगर सरकार से विश्वासघात मिलता है, विज्ञापन में परिवर्तन किया जाता है, राज्यपाल के आदेश से निकाला हुआ विज्ञापन को चयन प्रक्रिया में बदलाव कर दिया जाता है, इससे तो सब खत्म हो जाएगा, सबके सपने टूट जाएंगे, अरमान टूट जाएंगे। इसीलिए आंदोलन मेरा है। मैं सरकार से ये पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि राज्यपाल के आदेश से जो आपने विज्ञापन निकाला था, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा था, जिस विज्ञापन के आधार पे हमने इंतजार किया, आप विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को 21 जून के फाइनल रिजल्ट के बाद बदल कैसे सकते हैं? हम लोग बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षक हैं महोदय, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, दोनों विद्वान हैं। सबकी आप विद्वता की परीक्षा नहीं कर सकते। इतने ज़बरदस्त पढ़े लिखे हैं कि IIT, DU, JNU, BHU से पढ़े लिखे हैं, ज़बरदस्त पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उनको भुला नहीं सकते, उनको आप छोड़ नहीं सकते। ये आप बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। उम्र का ख्याल होना चाहिए। अगर उम्र का ख्याल नहीं करेंगे, आप चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेंगे, तो बताइए आप कैसे समावेश कर पाएंगे, कैसे समावेश कर पाएंगे बताइए आप। ये सवाल है मेरा आपसे। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइएगा, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार है, लगातार वादे होते हैं कि बिहार जो है एक ऐसा बिहार राज्य है जहां पर महिलाओं को संपूर्ण सुरक्षा दी जा रही है। पढ़ाई लिखाई के कई ऐसे योजनाएं निकाले गए हैं, जैसे कि अगर कोई लड़की अगर शुरुआत से पढ़ रही है तो उसको प्रोत्साहित के लिए साइकिल तक दिया जा रहा है, अगर इंटर में जा रही है तो उनको कुछ रकम दिया जा रहा है ताकि वो अपना पढ़ाई आगे भी करे, ग्रेजुएशन में जा रही है तो सरकार की तरफ से अलग पैसे की रकम दी जाती है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और पढ़ाई लिखाई किया करे। बाहर में रहती है, पढ़ाई लिखाई करती है, आपके साथ भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो महिला अभ्यर्थी हैं, उनका उम्र भी लगभग ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का तो कहनाम है कि सर मेरा शादी रुका हुआ है, बहुत सारे लोगों का कहनाम है कि सर घर में बात चल गया है, कोई लोग तो ये भी बता रहे हैं कि हम अपने घर में अभी तक नहीं बताए हैं। अगर कहाँ पर बात फंस रही है, कहाँ पर? शादी हो करके टूट गया, तलाक की नौबत आ गई है। मेरा एक मित्र है स्टेट का अभ्यर्थी, उसका नाम है लल्लू कुरम, मैं मिलवाऊंगा आपको। उसका शादी हो गया, 21 जून को रिजल्ट आता है, 22 जून को उसकी शादी होती है, 26 जून के बाद उसकी पत्नी चली जाती है। अच्छा, बताइए, सवाल जवाब उनसे कर रही है। अभी है
भरोसा है हाँ। कि सरकार अपना विचार पे पुनर्विचार करेगी। मतलब लेकिन उनका शादी कहीं ना कहीं सरकार के निर्णय पे टिका हुआ है। बिल्कुल टिका हुआ है। अगर सरकार अगर गलत निर्णय लेती है तो वैसे वैसे अभ्यर्थियों की शादी टूट जाएगी भाई, जिन्होंने नौकरी के आधार पे शादी किया। अब आप रिजल्ट के बाद उसके चयन की प्रक्रिया में बदलाव कर सकते हैं, ये कभी भी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं कहता, पहला बात। दूसरी बात ये है कि हमने आपका विचार जो है कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता है, साइकिल मिलता है, पोशाक मिलता है, छात्रवृत्ति मिलता है, क्या इसलिए बच्चे केवल पढ़ते हैं? और जब वही महिलाएं, वही बच्चियां, वही बेटियां जब नौकरी लेने की बारी है तो उनके साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। बताइए कैसा प्रोत्साहन है, कैसा प्रोत्साहन है? यही बेटी है जो सामने खड़ी है, ये क्या केवल पढ़ने के लिए ये पढ़ेगी? क्या इसको नौकरी पेशा नहीं चाहिए? जीवन भर प्रोत्साहन। अब साइकिल कितना दिन तक चलाएगी ये? अरे साइकिल कितना दिन तक चलाएगी? फिर यही बच्ची को घर चलाना पड़ेगा। बताइए, घर चलाने का जब वक्त आया तो आपने इसके साथ नाइंसाफी की, विश्वासघात किया। इसी की तो लड़ाई है ये, इसी की लड़ाई है ये लड़ाई नहीं है, ये क्रांति है, ये क्रांति है। और मैं बिहार के 12 करोड़ लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, सारे पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, बताइए सरकार ने विज्ञापन निकाल करके अपने ही विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में बदलाव करते हैं रिजल्ट के बाद, बताइए तो ये नाइंसाफी है कि नहीं है? अच्छा अनिल जी, अभी आपने एक बात किया कि हम लोग एक क्रांति कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्रांति से बदलाव होगा? क्योंकि एकदम होगा। यहाँ पे ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी की कुबत नहीं है जो संविधान के खिलाफ काम करे। संविधान के खिलाफ करने वालों को यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है और कोई बस की बात नहीं है, उसको सीधे सीधे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। नहीं, मेरे पूछने का तात्पर्य ये था क्योंकि इससे पहले भी आपने कई जगहों पे धरना प्रदर्शन किया, लाठी चार्ज हुआ, आप लोग को अरेस्ट किया गया, आप लोग को धरना से उठा दिया गया, भूखे प्यासे कई आपके साथी ऐसे थे जो विकलांग भी थे, उनके साथ भी बर्बरता मतलब कि सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा बरसाई गई। कैसे इस चीज़ को देख? गलत, बहुत गलत हुआ। मैं तो कह रहा हूँ कई ऐसे महिलाएं जो थी, मेरे महिला स्टेट के अभ्यर्थी मेरे मित्र लोग सब हैं, वो विकलांग थी, उनको मारा गया, डंटों से मारा गया, गर्दनी बाग से खदेड़ दिया गया, अल्टीमेटम देकर के खदेड़ दिया गया। उसी रीत तो हम भागे थे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के पास। कई ऐसे मेरे महिला अभ्यर्थी हैं जो प्रेग्नेंट थी, उनको भी मारा गया। बताइए ये कहाँ तक जायज़ है महोदय? आप उस बेटियां को पढ़ाते हैं और जब पढ़ करके नौकरी लेने आती है, जब वो प्रेगनेंसी के पीरियड में है, इस संसार में माँ बनना किसी महिला के लिए सबसे बड़ा भगवान का वरदान होता है। आप उस हालत में उस महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, इसकी भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए? अगर कोई करे या ना करे, मैं तो करूँगा और इस संविधान की रक्षा के लिए अगर जरूरत पड़ी तो अनिल अपनी जान की बाजी लगा देगा, कभी बाज नहीं आएगा इस राज्य के विकास। इसमें बिल्कुल आप लोग अपना क्रांति जो है वो जारी रख रहे हैं, मगर एक अहम सवाल ये आती है कि हो सकता है किसी कारण से अगर पक्ष के लोग नहीं सुन रहे हैं तो विपक्ष का काम क्या होता है? मैं आप ही के जुबानी सुनना चाहता हूं। बिल्कुल मेरे भाई, आप पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष, ये दोनों सरकार के एक अंग है, एक गाड़ी के दो पहिया हैं। ये असंवैधानिक पद नहीं है। जो माननीय नेता प्रतिपक्ष का पद है वो संवैधानिक पद है। इसीलिए हम लोग उनके पास गए थे कि महोदय आप हमारे विचार को उठाइए, हमारी मांग को उठाइए। हम किसी के पास जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के पास, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग आरजेडी का समर्थन करते हैं, वो आरजेडी के आदमी है, नहीं, बिल्कुल गलत बात। हम लोग अभी सबके हैं, हम एक टीचर अभ्यर्थी हैं, हम सबके साथ हैं। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष के साथ हम आवाज़ उठाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष हमारा वो आवाज़ उठाएंगे और उस आवाज़ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार पे कान में जाएगी और सरकार निर्णय लेगी। इसलिए हम लोग जाते हैं। हम लोग बीजेपी के पास भी जाते हैं, आरजेडी के पास भी जाते हैं, जदयू के पास, एलजेपी के पास जाते हैं, जन अधिकार पार्टी के पास जाते हैं। माननीय आरजेडी के जो कद्दावर हसनपुर के विधायक माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी के पास जाते हैं, सबके पास जाते हैं। हम सबके पास जाएंगे। हमें किसी से परहेज नहीं है, किसी से नफरत नहीं है, किसी से कोई विशेष वो नहीं है। बिल्कुल जाएंगे, जाहिर सी बात है, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हर एक उस दरवाजा पे आप जाएंगे जहां पे आपको विश्वास है। मगर ये नहीं लग रहा है कि काफ़ी देर हो रही है आपकी नौकरी का पाने के लिए? क्योंकि बात करें तो एसटीईटी का जो वैकेंसी निकला था वो 2019 में निकला था, सितंबर 2019, ठीक है, और अभी चल रहा है 2021, वो भी पूरा होने वाला है। तो नहीं लग रहा है कि काफ़ी रुकावट हो रही है, काफ़ी देरी हो रही है आप लोगों की नियुक्ति में? बहुत देरी। जब विज्ञापन निकला था मेरे पास 91 पेज का प्रूफ है। अच्छा। उस समय के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री आर के महाजन शायद बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान
वो अधिकारी हैं, अभी बीपीएससी के चेयरमैन बने हुए हैं। बताइए बीपीएससी के चेयरमैन कोई सामान्य आदमी तो नहीं बन सकता। बिल्कुल। श्री आर के महाजन के नेतृत्व में इस विज्ञापन को ड्राफ्ट किया गया था, इसकी मार्गदर्शिका तैयार की गई थी, भेजा गया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कि परीक्षा कैसे हो, और उन्होंने श्री आर के महाजन ने निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि इस बहाली प्रक्रिया को दिसंबर 2019 तक पूर्ण किया जाए, और हम लोग उसी के आधार पर फॉर्म भरे थे। अगर सरकार कहते कि हम 2022 में 25 में पूरा करें, हम फॉर्म क्यों भरते? हम क्यों नौकरी पैसा छोड़ करके सड़क पर आते? हमने तो फॉर्म इसलिए भरा था कि चलो भाई 2-3 महीना का मसला है, ट्राई मार लेता है लोग, और वैसे भी हम लोग पढ़े लिखे जबरदस्त है, NIT का कोई IIT का, तो इसीलिए हम लोग आए थे। लेकिन सरकार बहुत गलत कर रही है, सरकार बहुत असंवैधानिक काम कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री कानून को हाथ में लिए हुए हैं। मैं तो कहता हूँ अनिल जी, एक मेरे मन में क्वेश्चन चल रहा है, बहुत मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होगा, पक्ष के लोग से नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश से हो सकता है, किसी रुकावट की वजह से नहीं हो रहा होगा। आपने बताया भी कि आप लोजपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, राजद हो, मतलब तमाम जितने भी दल हैं बिहार में सबके पास गए, तमाम सरकारी दफ्तरों का आपने चक्कर लगाया। निर्णय क्या निकल कर आ रहा है सामने? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम गतिविधियों पे नज़र है आपकी, क्या निर्णय निकल कर आ रहा है? जब जब दरवाजे खटखटा रहे हैं, रिप्लाई में आपको क्या मिल रहा है, जवाब क्या मिल रहा है? सबने मुझे आश्वासन दिया है कि आप सच्चाई के रास्ते पर हैं, आप आंदोलन करते रहिए, आपकी मांग मानी जाएगी। चाहे माननीय नेता प्रतिपक्ष का बात हो, चाहे जदयू के कई नेता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने सूचना भेजवाते रहता हूं। आरजेडी के कद्दावर हसनपुर के विधायक माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी हो, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी हो, माननीय पप्पू यादव जी हो, चाहे लोजपा के माननीय श्री चिराग पासवान जी हो, सबके पास मैं जाता हूं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के पास भी मैं गया था। माननीय जो उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री हैं, मैं उनके पास भी गया था, रेणु देवी जी के पास भी गया था। ये बात बताइए कि हर सोमवार के सोमवार एक जनता दरबार लगाया जाता है, जहां पे खुद माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो मौजूद रहते हैं, और कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की जो शिकायत है वो सुनते हैं और उन पे कार्रवाई भी होती है। तो क्या आप वहां पर जाने का कभी प्रयास किए हैं? हम लोग जो भी आवेदन करते हैं जी, और स्टेट 2019 का मुद्दा लिखते हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है जनता दरबार के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैसा क्यों? अब पता नहीं है तो मुख्यमंत्री महोदय से आप पूछिएगा कि स्टेट 2019 वाला मुद्दा को कम से कम महोदय आने तो दीजिए। ये बहुत आश्चर्यजनक आप बात कर रहे हैं कि रिजेक्ट किया जा रहा है। मतलब रिजेक्ट क्यों? आपका भी तो परेशानी है, आप भी तो बिहार में रहते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं आपको कागज दे दूंगा, आप मेरे नाम पे आप कोई ये साइबर कैफे में जाकर के अप्लाई करके देखिए। तो रिजेक्शन का कुछ रिप्लाई तो आता होगा ना? कोई रिप्लाई नहीं, सीधे रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि महोदय, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं, आपकी साख खराब हो रही है कि एक सरकार अपने ही विज्ञापन से पलटी मार दे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अभी भी उम्मीद कायम है, और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी मांग को मानेंगे, हमारी मांग को मानेंगे। कई ऐसे काफ़ी देर से हमारी बात हो रही है, चर्चा हो रही है STT के मुद्दे पे। हम अनिल से सिर्फ एक ही बात का अब जिक्र करने वाले हैं कि अनिल, सरकार से चंद शब्दों में अगर कुछ बात करनी हो, अपनी बातों को रखना हो, तो क्या रखेंगे? बस यही रखेंगे कि महोदय, आपने जो राज्यपाल के आदेश से शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 स्टेट 2019 का जो विज्ञापन निकाला था, जो विज्ञापन में चयन प्रक्रिया का वर्णन किया था, जो आपने शिक्षा विभाग में निर्णय लिया था, जो आपके अधिकारी श्री आर के महाजन ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय पे कायम होइए, उसको लागू करिए। 21 जून को जो 30,675 बिहार के इतिहास में सबसे विद्वान शिक्षकों की सूची जो सिलेक्ट हो गई बिहार स्टेट परीक्षा में, उसको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दीजिए और मेरिट का सम्मान करिए। बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का जो सपना है उस पर आगे बढ़िए, यही मैं कहना चाहता हूँ। विज्ञापन का पालन होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए, मेरिट का सम्मान होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से महोदय। चलिए, तो अभी हमारे साथ STT अभ्यर्थी अनिल थे, जिन्होंने साफ तौर पर और विनम्रता से सरकार से अभी भी अनुरोध कर रहे हैं कि महोदय, जो विज्ञापन है उसका पालन कीजिए। अभी भी तमाम जो STT के विद्यार्थी हैं, चाहे अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं अब आपके
हाथों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र ख़त्म हो गया है, बहुत लोगों का तो शादी तक टूट चुका है। जैसा कि अभी अनिल ने कहा कि ऐसे एक अभ्यर्थी है जिनका शादी तक टूट गया है, और ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका नौकरी और जीवन उस नौकरी पर ही आश्रित है। तो अब देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि लगातार ये लोग जो हैं एसटीईटी अभ्यर्थी हैं, लगातार अपने बातों को सरकार की तरफ रख रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे वो आंदोलन के तहत हो, मौन धारण करना हो या भूख हड़ताल करना हो। यहाँ तक इन्होंने तो यह भी कह दिया कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुन रही है तो हमें मजबूरन आमरण अनशन पे जाना होगा और आत्मदाह की राहों पे जाएंगे। बहरहाल हमने तो इन्हें सलाह भी दिया है और अपने हद से जितना हो सके वो आश्वासन भी दिया है कि ज़रूर सरकार आपकी बातों को सुनेगी, क्योंकि आपने कड़ी मेहनत कर इतना दूर तक आए हैं, तपस्या की है तभी इतना दूर तक आए हैं। बहरहाल तमाम वीडियो कैसा लगा, क्योंकि लगातार हम एसटीईटी के मुद्दों को चला रहे हैं, और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि बिहार में बहुत सारे प्रतिभाशाली हैं, जैसा कि अनिल ने बताया कि हमें बहुत तरह का ज्ञान है, चाहे तो आप किसी भी तरह से हमारा परीक्षा ले सकते हैं। बहरहाल दे हमें इजाज़त, क्योंकि काफ़ी देर से हम अनिल से चर्चा कर रहे थे। ऐसे ही तमाम वीडियो के बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।